नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। डीआरडीओ ने आज एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया और बताया जा रहा है कि ये मिसाइल भारतीय सेना की पैदल सेना और पैराशूट स्पेशल फोर्स के लिए है। ये पोर्टेबल मिसाइल है जिसे एक से दूसरी जगह आदमियों के द्वारा ले जाया जा सकता है। इसमें अधिकतम 2.5 किलोमीटर की रेंज तक एक सिपाही का इस्तेमाल कर इसे लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसका वीडियो भी जारी किया है जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च होते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों आज भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का C2C वेरिएंट का परीक्षण किया INS विशाखापट्टनम से और ये टेस्ट सफल हुआ है। मिसाइल के C2C वेरिएंट का अधिकतम सीमा पर परीक्षण ये किया गया था और इस मिसाइल ने अपनी सटीकता के साथ एक जहाज को निशाना बनाया। भारत ने ये टेस्ट तब किया जब चाइना और पाकिस्तान के साथ लगातार भारत का तनाव बना हुआ है और इससे पहले भारत ने 8 दिसंबर को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का हवा से हवा में मार करने वाले इस वेरिएंट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आपको बता दें कि P-15B डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापट्टनम और इस डिस्ट्रॉयर को साल 2021 में कमीशन किया गया था। हालांकि ये जो टेस्ट किया गया INS विशाखापट्टनम से, वो टेस्ट इस डिस्ट्रॉयर का वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण विकास के तहत राफेल M ने इसकी जंप का सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन किया शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी INS हंसा से। और दोस्तों ये क्रूशियल टेक ऑफ क्षमता है जिसे कि भारत के दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे इन फाइटर जेट्स को संचालित होना है। इसके अलावा बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट का टेस्ट भी इसी फैसिलिटी में किया जाएगा मार्च में, जो अपनी इसकी जंप क्षमता को ही यहाँ पर दिखाएगा। हालांकि दोस्तों बोइंग और डसॉल्ट दोनों भारतीय नौसेना से करीबन 36 ऐसे एयरक्राफ्ट की उम्मीद भी कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि वे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को खरीदे जाने की योजना को इस साल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजेंगे, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स 7 फॉलो ऑन ऑर्डर देगी चिनूक हेलीकॉप्टर्स के, जो कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी केवल 5 यूनिट्स के लिए आदेश दे सकती है, यानी कि 5 यूनिट्स के लिए मंजूरी दे सकती है, जिसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि ये हेलीकॉप्टर्स काफी महंगे हैं। दोस्तों रशिया ने इंडियन कोस्ट गार्ड के $1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत 14 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टरों के कॉन्ट्रैक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए और अब ये जो टेंडर है वो केवल सिंगल वेंडर सिचुएशन में आ गया है, जिसमें कि एयरबस एकमात्र वेंडर अब बची है। आपको बता दें कि इससे पहले रशिया ने इस कंपटीशन में अपना कामोव 32 A11M ऑफर किया था और एयरबस ने अपना S225M का ऑफर किया। दोस्तों अब कहा जा रहा है कि जब सिंगल वेंडर की सिचुएशन आ चुकी है तो अब अमेरिका डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेगा भारत के साथ इन हेलीकॉप्टर्स के लिए। यही नहीं, इसके अलावा वो सिरोस की S92 का भी ऑफर करेगा भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए। दोस्तों टर्की और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है और टर्की अब पाकिस्तान की अगस्टा 19B सबमरीन की मिड लाइफ अपग्रेड प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहा है, जिसमें कि उसने अपने ज़ारगाना टॉर्पीडो काउंटर मेजर का फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट पास कर लिया है। टर्की इस ज़ारगाना टॉर्पीडो काउंटर मेजर को इंडोनेशियाई सबमरीन्स में भी लगाएगा। बता दें कि ज़ारगाना टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम सबमरीन की सर्वाइबिलिटी को बढ़ा देते हैं किसी भी तरीके के टॉर्पीडो अटैक से और ये अपने क्विक रिएक्शन की क्षमता के लिए जाना जाता है। भारतीय वायुसेना अपने 6 Su-30 फाइटर जेट्स को जापान भेजेगी, जहां पहले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज किया जाएगा जापानी एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के बीच, जहां पर जापान अपने F-15 को इस एक्सरसाइज में शामिल कर रही है और इस एक्सरसाइज का जो फोकस है वो रहेगा डिफेंसिव काउंटर एयरक्राफ्ट टैक्टिक्स पर। हालांकि दोस्तों यहाँ पे रशिया फिर से एक बार ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रशिया पहले भी भारत को मना कर चुका है कि जापान के साथ किसी भी तरीके से भारत को Su-30 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन्हें किसी भी तरीके से वहां पर नहीं भेजना है, ताकि जापानी जो एयरफोर्स है वो इसकी बारीकियां भारतीय वायुसेना को अगले महीने यानी कि फरवरी से फ्रांस से अंतिम 4 राफेल जेट विमान मिलने जा रहे हैं, जिसमें कि ये सभी विमान पूरी तरीके से भारत के हिसाब से अपग्रेडेड होंगे, जो किसी भी क्षेत्रीय विरोधी से लड़ने के लिए सेना को अतिरिक्त ताकत देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 से 2 फरवरी के आसपास 3 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से निकलेंगे और उसके बाद फिर संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना के एयरबस मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स के जरिए इनमें हवा में ईंधन भरा जाएगा और फिर इन्हें भारत पहुंचाया जाएगा। रिपोर्ट्स के माने तो अंतिम लड़ाकू विमान लगभग एक फ्रेश पेंट और एनहांसमेंट के साथ तैयार है। हालांकि दोस्तों भारतीय वायुसेना राफेल पर भारत के
जो स्पेशल इन्हांसमेंट जो कर रखी है उसके बारे में किसी को नहीं बता रही है। हालांकि जो सोर्सेस हैं उन्होंने ये कहा कि इन फाइटर जेट्स में लंबी दूरी की मैच्योर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि लॉन्ग रेंज मैच्योर एयर टू एयर मिसाइल, इसके अलावा लो बैंड फ्रीक्वेंसी वाले जैमर, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, अधिक सक्षम रेडियो अल्टीमीटर, रडार वार्निंग रिसीवर, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर और ट्रैकिंग के अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के अलावा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेंज डिकॉय भी लगे हो सकते हैं। सेना के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार अब विदेश से आयात होने वाले हथियारों और रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करने जा रही है। सरकार की ये पहल ऐसे समय पर आई है जब केंद्र सरकार नई रक्षा उत्पादन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को लेकर आ रही है, जो देश के भीतर रक्षा उत्पादन को मजबूत करने और मित्र देशों को उनके निर्यात में मदद करने के लिए आगे का रास्ता तय करेगी। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक जल्दी होने जा रही है, जो वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस बैठक में वैश्विक खरीद कैटेगरी के तहत सभी आयात परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की संभावना है कि बैठक में इन परियोजनाओं को रद्द किया जा सकता है या फिर स्थगित करने संबंधित कोई बड़ा और अहम फैसला लिया जा सकता है। बाय ग्लोबल कैटेगरी का यहाँ पर मतलब है कि रक्षा बल विदेशी कंपनियों से पूरी तरह से वस्तु का आयात कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अब पहली प्राथमिकता भारत में विकसित डिजाइन और निर्मित उत्पादों के अधिग्रहण को दी जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारतीय रक्षा कंपनियों को कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी जाएंगी। इस निर्णय का मतलब ये होगा कि भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना की बड़ी संख्या में परियोजनाएं प्रभावित होंगी, जिसमें भारतीय नौसेना की कामोव हेलीकॉप्टर अधिग्रहण जैसी परियोजना काफी उन्नत चरण में है। हालांकि भारत सरकार इस नए फैसले से फाइटर प्लेटफॉर्म्स, बंदूकें और जहाजों सहित विमान से संबंधित कई प्रोजेक्टों को प्रभावित करने जा रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक में यह महसूस किया गया है कि देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। बहुत जरूरी है दोस्तों कड़े कदम उठाना, और ये भी एक पार्ट है आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कि हमें अपनी स्वदेशी कंपनियों को बड़ी परियोजनाएं देनी होंगी, उनके लिए फंड रिलीज करना होगा। हालांकि थोड़ा सा ये टेंशन वाली बात है कि नौसेना, वायुसेना और जो सेना कुछ हथियार जो खरीदने जा रही हैं उन पर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन कितना पड़ेगा ये अभी डिसाइड नहीं किया जा रहा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भारत सरकार पूरी परियोजनाओं को शिफ्ट कर देगी। बाकायदा जो जरूरी चीजें हमें लेनी है विदेशों से, अगर वो भारत में बन सकती हैं तो उन्हें बनाया जाएगा, नहीं बन सकती हैं या टाइम लग रहा है तो हम उसे विदेश से खरीद सकते हैं। ये भी पॉलिसी का एक हिस्सा होने वाला है। भारत चीन सीमा विवाद पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि हम हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम इन सीमा विवादों के बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना जारी रखते हैं और हम काफी स्पष्ट हैं कि हम क्षेत्र और दुनिया भर में चीन के व्यवहार को कैसे देखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि ये अस्थिर करने वाला हो सकता है और हम चीन की ओर से अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने के प्रयास से चिंतित हैं। इसके अलावा जेन साकी ने कहा कि हम अपने सहयोगियों के साथ खड़े रहेंगे। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा पर गतिरोध बना हुआ है और इस वजह से दोनों देशों के बीच टकराव भी हो चुका है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने चीन के अंदाज में एक बार फिर से उसको करारा जवाब दिया है, चीन की तरफ से कई भड़काने वाली हरकतों के बाद भी भारतीय सेना ने ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी नए साल के अवसर पर गलवान घाटी पर तिरंगा फहराया। नए साल के अवसर पर झंडों के माध्यम से कूटनीतिक युद्ध का सहारा पहले चीन ने लिया था। दोस्तों एक बात तो है, कहीं ना कहीं दुनिया भी भारत का एक लोहा मानती है कि भारत किसी से दबता नहीं है, क्योंकि अमेरिका को भी ये लग रहा है कि काफी टाइम से ये लोग सीमा विवाद में उलझे हुए हैं लेकिन अभी तक इन्होंने लड़ाई नहीं की है। तो यहाँ पर वो धैर्य देख रहा है भारत का और यही पेशेंस लेवल चेक कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसा देश इतने टाइम तक किसी भी चीज़ के लिए तनातनी नहीं कर सकता है। और दुनिया भर में 2021 में कितनी जंगें हुई, लेकिन यहाँ पर भारत को उसने लोहा माना कि गलवान घाटी पर जिस तरीके से उन्होंने अपना झंडा फहराया, भारत ने भी झंडे की ही कूटनीति वहां पर कर दी। हालांकि शुरुआत चाइना ने करी थी, लेकिन नजर दुनिया भर की यहां पर थी। जवाब कैसे दिया जाता है भारत उसे अच्छी तरीके से जानता है। तो दोस्तों ये तभी तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।